अभी एक लेटेस्ट कानून आया ना सर कि जो 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहेगा उसको अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। 2 साल पहले मैंने PIL फाइल किया था। एक महाराष्ट्र के मंत्री थे नवाब मलिक। नवाब थे इसलिए जेल गए, और जेल गए चूंकि नवाब थे इसलिए मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, और कोई उनको इस्तीफा देने के लिए कहे ना। मैंने PIL फाइल किया। अच्छा, वो संजोग ऐसा था कि 4 ऐसे लोग थे जो लगातार जेल में थे, मंत्री पद छोड़ नहीं रहे थे। शुरुआत हुई नवाब मलिक से, उसके बाद सिसोदिया जी जेल में गए, वो भी इस्तीफा नहीं दे रहे थे। सत्येंद्र जैन गए, वो भी इस्तीफा नहीं दे रहे थे। केजरीवाल गए, वो भी इस्तीफा नहीं दे रहे थे। ऐसे देश में करीब 6-7 मंत्री उस समय चल रहे थे। 2 साल पहले की बात, 1.5 साल पहले की बात। सबका मैंने लिस्ट बना के मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि एक सरकारी कर्मचारी, एक चपरासी भी अगर 2 दिन के लिए जेल में चला जाए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये संविधान की शपथ लेने वाले मंत्री लोग इस्तीफा नहीं दे रहे। आप एक काम करिए, कानून बनाइए। बोले कानून तो हमारा काम नहीं है। तो हमने कहा कानून नहीं है तो वैक्यूम है, उस वैक्यूम को फिल कर दीजिए। जब तक कानून बनेगा तब तक आपका ऑर्डर चलता रहेगा। बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, ये मामला ठीक नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, काज बड़ा अच्छा हो लेकिन हमारे साथ एक टैग लगा हुआ है, उस टैग के कारण लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गया मामला। आखिर 2 साल पहले की PIL, अब कानून आया कि नहीं आया, जोर से बताइए जरा। आया। 2019 में मैंने यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज की PIL फाइल किया। लड़के लड़की सबकी शादी की उम्र बराबर करो। अलग अलग क्यों करना? अरे दोनों साथ बचपन से पढ़ रहे, मान लो शादी करने की इच्छा हो जाए तो दोनों कर ले। वो 3 साल का गैप क्यों करना? उसका भी कानून आ गया, बिल बन गया, चल रहा है मामला, वो भी चला गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत लगभग हो चुकी है। मैं आपसे केवल इतना बताना चाह रहा हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह, आपको ये बताना चाह रहा था, अगर आप सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे तो इससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा, देश का फ़ायदा होगा, समाज का फ़ायदा होगा। तो सोशल मीडिया का उपयोग सोशल वर्क के लिए, सोशल काज के लिए भी करिए। केवल और केवल अपने पर्सनल वर्क के लिए, केवल अपना बर्थडे फोटो शेयर करने के लिए या केवल अपने घूमने टहलने की फ़ोटो शेयर करने के लिए मत करिए, थोड़ा समाज के लिए भी करिए। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हाथ उठा के जरा बताइए, जिसको बताना बताइए। विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री? करप्शन और पॉवर्टी और जल्दी जल्दी बोलते जाओ, अनएम्प्लॉयमेंट और जनसंख्या और इक्वलिटी और अनटचेबिलिटी और हाँ, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री इज द करप्शन एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भारत की सबसे बड़ी समस्या, 2 प्रमुख समस्याएं हैं, एक करप्शन, दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जमीन हमारे पास 2% है, पानी हमारे पास 4% है, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। और वाई एनालिसिस करना, मैंने आपसे ऐसे पूछ लिया, एक काम करना, एक 5W एनालिसिस होती है, किसी प्रॉब्लम में 5 बार वाई लगाओ, फिर आपको उसका रूट काज मिल जाएगा कि वास्तव में इसका रूट काज क्या है। जितनी प्रॉब्लम है इसमें से 50% प्रॉब्लम का रूट काज आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मिलेगा। जल जंगल जमीन की समस्या, जोर से बोलिए, जनसंख्या विस्फोट। रोटी कपड़ा मकान की समस्या, जनसंख्या विस्फोट। गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट। सड़क पर भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़, पॉपुलेशन। बढ़ते अपराध की समस्या, जनसंख्या विस्फोट। और भारत के संविधान में लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए, ये ड्यूटी है। दुर्भाग्यवश इसके ऊपर नेशनल कंसेंसस बन ही नहीं पा रहा है, डिमांड भी नहीं हो पा रही है, चर्चा भी नहीं हो रही है। दिल्ली के लोगों की सर उम्र 12 साल कम हो चुकी है। अभी सर्वे आया कि हम लोग एवरेज से 20, दिल्ली के लोग 12 साल कम जीते हैं। और मैं पिछले कई वर्षों से देख भी रहा हूँ 80 कोई पार नहीं कर पा रहा है, सब 80 के नीचे नीचे जा रहे हैं। क्यों? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, और उसका रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। शुद्ध पानी नहीं मिल रहा, शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही, शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा, दिल्ली में 60% दूध मिलावटी है। दिल्ली में 70% घी नकली है।
और दिल्ली में 80% पनीर, तुम्हारे काम का जो पिज्जा बर्गर खाते रहते हो, 80% पनीर नकली है। 80 नहीं बल्कि दिल्ली में 83% है। अभी एक सर्वे आया है, 164 उन्होंने सैंपल लिए अलग अलग दुकानों से, पिज्जा बर्गर और होटलों से। 164 में केवल 4 सैंपल पास हुआ है, केवल 4 सैंपल। 83% पनीर नकली है। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से इंसान बढ़ रहे हैं उस स्पीड से गाय और भैंस के बच्चे नहीं बढ़ रहे हैं। जिस स्पीड से इंसान बढ़ रहे हैं उस रेशियो में गाय भैंस की संख्या नहीं बढ़ रही है। और एक इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, जब कोविड हुआ, कोरोना के समय में सब कुछ बंद था, सारी दुकानें बंद, मैरिज हॉल बंद, रेस्टोरेंट बंद, चाय की दुकानें बंद, न मिठाई बन रही, कुछ नहीं हो रहा था। आपने कहीं सड़क पे दूध फैलते हुए देखा क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं। हमारे देश में इतना ही दूध पैदा होता है कि जब पूरा देश बंद हो तो लोगों को पीने के लिए मिल जाए। आपने कभी कल्पना सोचा नहीं कि कोरोना के समय में दूध कहीं फैला तो नहीं, सब लोग पी गए। अब जब कोरोना के बाद सारे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, शादी विवाह भी हो रहा है, होटलें भी चल रही हैं, तो फिर वो गाय भैंस ने दूध बढ़ाया तो नहीं? तो दूध आ कहां से रहा है? गाय और भैंस का जितना दूध कोरोना में था उतना ही अभी भी है। जो जितना 4 लीटर 5 लीटर पहले दे रही थी उतना अभी भी दे रही। तो बढ़ा कैसे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मैं आप लोगों से आग्रह ये कर रहा हूं, चूंकि आप लोग अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, दीनदयाल कॉलेज में पढ़ते हैं, अपनी इसकी रेपुटेशन है, आप यहां से एक इनिशिएटिव शुरू करें। मन में एक कोई चीज ले लें और उसके ऊपर लिखना शुरू करें। भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे भारत में पैदा होते हैं, 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। चीन जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 45,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। और भारत जिसका चीन का क्षेत्रफल 1/3 है, वहां 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। अमेरिका जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 11,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। और भारत में कितने हो रहे हैं? 90,000। कनाडा जिसका क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, वहां 4,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं पर डे, और हमारे यहां 90,000। ब्राजील जिसका क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, वहां पे भी 8,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं, और हमारे यहां कितने पैदा हो रहे हैं? 90,000। किसी की भी सरकार आ जाए, बेरोजगारी खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। किसी की सरकार आ जाए, सबको मकान मिल ही नहीं सकता, क्योंकि एक पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती है। 5 साल में सरकार पूरा अगर दम लगा दे तो 2 करोड़ घर बना सकती है, और जब तक 2 करोड़ घर बनता है तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। एक पंचवर्षीय योजना में मकान कितने बने? 2 करोड़। और एक पंचवर्षीय योजना में बच्चे कितने पैदा हुए? लगभग 16.5-17 करोड़। इस 16.5-17 करोड़ में ज्यादातर वो पैदा हो रहे हैं जिनके पास वास्तव में पहले क्षति नहीं है, 1 कमरे के मकान में 2 कमरे के मकान में रह रहे। और आप सोच रहे होंगे बच्चे यहीं दिल्ली में चले जाओ, सकूर बस्ती चले जाओ, सीमापुरी चले जाओ, ऐसे बहुत सारे ओखला वाले एरिया में चले जाओ, 17 बच्चे 18 बच्चे। अरे मैं तो 23-24 बच्चों वाला परिवार भी जानता हूं। एक माँ बाप के 24 बच्चे, मां को पता ही नहीं उस सारे बच्चों का नाम क्या है, बस उसको उसने काउंट कर रखा कि 24 हैं बस। ये हालत हो गई है। कोई सरकार आ जाए कुछ नहीं हो सकता। और हम क्या हर चीज के लिए सरकार को रोकते हैं? अरे गरीबी बढ़ रही है, देखो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, देखो वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, देखो नॉइज पोल्यूशन बढ़ रहा है। जानते हैं दिल्ली में जहां ग्राउंड वाटर 40 फीट नीचे था वो 200 फीट नीचे चला गया है। आप सब कुछ ला सकते हो, पानी कहां से लाओगे जब जमीन का पानी खत्म हो जाएगा? तो बाद में सीवर वाला पानी रिसाइकिल करके नीचे जाएगा, उसी को आप पियोगे। आप सोचो ग्राउंड वाटर पी रहे हो, आप सीवर वाला रिसाइकिल पानी पी रहे हो। पानी जब खत्म हो जाएगा, सरकारें कुछ भी सब कुछ कर सकती हैं, आपको शुद्ध पानी वहां नीचे पानी थोड़ी लाके दे सकती हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप यंग हैं, आप युवा हैं, आप लोग इस ऐसे विषयों पे थोड़ा चिंतन करिए, आधे घंटे का टाइम लगाइए, डिस्कस करिए आपस में। अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसका रूट काज क्या है, ये प्रॉब्लम है, इसका रूट काज क्या है, ये प्रॉब्लम है, इसका रूट काज क्या है। और एक बात और, भारत भगवान श्री राम का देश है, भारत भगवान कृष्ण का देश है, भगवान महावीर भगवान बुद्ध का देश है, छत्रपति शिवाजी महाराज गुरु गोविंद सिंह का देश है। सारे देवी देवताओं ने कहाँ जन्म लिया? भारत में। और भारत के लोग पलायन कहाँ कर रहे हैं? सिंगापुर। भारत के लोग कहाँ पलायन कर रहे हैं? दुबई। भारत के लोग कहाँ पलायन कर रहे हैं? अमेरिका। भारत के लोग कहाँ पलायन कर रहे हैं? उन देशों में जहां 50-60 साल पहले कुछ था ही नहीं। आपने कभी सोचा कि भारत में
इतना करप्शन क्यों है? जहां पूरी जिस देश में हरिश्चंद्र पैदा हुए, जिस हरिश्चंद्र की कहानियां पूरे दुनिया में पढ़ाई जाती हैं, उनके देश में इतनी समस्या क्यों है? आपने कभी सोचा कि भारत में इतनी घूसखोरी, कमीशनखोरी क्यों है? इतनी जमाखोरी, मिलावटखोरी क्यों है? इतनी कालाबाजारी, इतना नशा तस्करी क्यों है? इतनी मानव तस्करी क्यों है? इतना अवैध हथियारों का कारोबार क्यों है? इतनी गौ तस्करी क्यों है? इतनी गद्दारी क्यों है? इतने जासूस यहाँ क्यों पकड़े जाते हैं? इतनी मक्कारी क्यों है? इतनी हरामखोरी क्यों है? इतनी कामचोरी क्यों है? इतना माओवाद क्यों है? इतना नक्सलवाद क्यों है? इतना अलगाववाद क्यों है? इतना आतंकवाद क्यों है? इतना धर्मांतरण क्यों है? इतना झूठ फरेब क्यों है? इतना यहाँ घटतौली क्यों है? इतना भारत में नक्काली क्यों है? भारत में इतनी चोरी डकैती क्यों है? चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी क्यों है? साइबर फ्रॉड क्यों है? हवालाबाजी, कबूतरबाजी क्यों है? पत्थरबाजी क्यों है? तोलाबाजी क्यों है? जातिवाद क्यों है? भाषावाद क्यों है? क्षेत्रवाद क्यों है? पंथवाद क्यों है? इसमें से कौन सी समस्या दुबई में है, जरा मुझे बताना। इसमें कौन सी समस्या सिंगापुर में है, मुझे बताना। इसमें कौन सी समस्या जापान में है, मुझे बताना। ये सब कुछ भारत में क्यों है? भगवान श्री राम ने कहा था, भय बिन होए न प्रीत। भगवान कृष्ण ने कहा था, सठे साठ्यम समाचरित। मनुष्य तभी अच्छा काम करता है, शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। खौफ नहीं होगा, जरूरत से ज्यादा उसको फ्रीडम मिलेगी, वो बेलगाम हो जाएगा, कुछ न कुछ उल्टा सीधा काम करेगा। वही सांड जब ठीक से रखा जाता है उसको बांध के, तो खेत में जुताई करके फसल पैदा करता है, और वही सांड जब छोड़ दिया जाता है तो सड़क पे जाके 2-4 लोगों को मार मार के रोड एक्सीडेंट भी कर देता है। आपको अगर रेड लाइट ना हो तो कल्पना करिए, अगर ट्रैफिक के नियम ना हो तो कल्पना करिए, अगर रेड लाइट आपके फ्रीडम को रोक रही है, आपकी अपनी स्पीड को रोक रही है, आपको जाने आने में आपकी फ्रीडम रुक रही है, लेकिन वो रेड लाइट आपको क्या कर रही है? ट्रैफिक लाइट आपको क्या कर रही है? आपके जीवन को बचा रही है। इसलिए रेगुलेशन जरूरी है, इसलिए कंट्रोल जरूरी है। भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत में झूठ बोलना पाप है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है, यहां झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच कहलाता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहलाता है। अमेरिका में, सिंगापुर में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में झूठ बोलने पर 10 से 20 साल सजा होती है। यहां नेता इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि झूठ बोलने में, झूठ बोलना कोई ऑफेंस नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखिए, जातियों के आधार पर कौन बांट रहा है? नेता। भाषा के आधार पर कौन बांट रहा है? नेता। क्षेत्र के आधार पर कौन बांट रहा है? नेता। अगड़े पिछड़े के आधार पर कौन बांट रहा है? नेता। और क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि उनको सत्ता चाहिए। सत्ता क्यों चाहिए? कि सांसद विधायक तो छोड़ो, अगर पार्षद प्रधान भी बन गए तो 5 साल में एक स्कॉर्पियो, एक फॉर्च्यूनर, एक बोलेरो आ जाएगी। जो लोग गांव के होंगे उनको पता होगा कि जो प्रधान बनते हैं वो पहला काम क्या करते हैं? स्कॉर्पियो, बोलेरो, फॉर्च्यूनर ही खरीदते हैं। पहले बुलेट लेते हैं। देखो ये भी है। तुम बिहार के हो क्या? यूपी। हाँ, वहाँ बुलेट भी लेते हैं, सही कह रहे हैं। यूपी बिहार वाले पहले बुलेट लेते हैं, पहले साल में बुलेट लेते हैं, अगले साल स्कॉर्पियो लेते हैं। 5 साल में सारी गाड़ियां आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं है।